नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बाढ़ का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि वाराणसी में 2013 का रिकॉर्ड टूट गया है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी बह रही है और वरुणा घरों में दाखिल हो गई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। लगातार विपक्षियों ने निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि हवाई सर्वेक्षण करते रहेंगे, महाराज कभी नीचे भी आ जाइए। तो आज नदी में बोट पे बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें, आपको बता दें कि 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में 600 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की जद में हैं और आसमान से लगातार आफत बरस रही है। पूर्वांचल के क्षेत्रों में, पूर्वांचल के जिलों में सबसे ज्यादा इस समय बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। अनुमान से दुगनी बारिश हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और आज वाराणसी में ग्राउंड पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। सीएम योगी बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि 58 से ज्यादा वाराणसी के ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में हैं। हर तरफ जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही नजर आएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी डीएम से फोन पर बातचीत करी थी। उनसे कहा था कि अगर किसी तरह की कोई भी जरूरत है तो तत्काल प्रभाव से बताएं, राहत पहुंचाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत लोक सेवा आयोग में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देते भी नजर आए थे। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अनुसार लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 200 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव आयोजन की श्रृंखला में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की योजना भवन स्थित प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने तीसरे चरण में 2667 एलटी ग्रेड और 169 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है। देश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर थी वह 17.6% थी। आज 2021 के अंदर अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर देखेंगे तो ये 4.1% मात्र रह गई है। प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक माहौल, प्रदेश के नौजवानों को नई दिशा देने के लिए आप सबसे सरकार अपेक्षा रखती है। एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि पिछली सरकार बेईमानी और भ्रष्टाचार, वंशवाद और जातिवाद का नग्न तांडव करती थी, आप जैसे नौजवानों को नौकरियों से वंचित करती थी। एक सरकार है बिना भेदभाव की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके और ईमानदारी पूर्वक चयन करके आपको आपकी मेरिट के अनुसार नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध कराती है। किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश की आवश्यकता है ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया तो कई जिलों में सड़क मार्ग से पहुंचे। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्रों की दिखा रहे हैं, औरैया, इटावा, जालौन, हमीरपुर और आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी भी पहुंचे हुए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें, सीएम खुद ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं और सर्वेक्षण के साथ साथ लोगों को राहत मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इस बात का भी जायजा ले रहे हैं। वहीं बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू प्रकरण में बैकफुट पर आने के बाद बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है कि अब किसी का इतिहास खंगाले बिना बीजेपी में सदस्यता नहीं दी जाएगी। पार्टी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी। ये कमेटी पार्टी में शामिल होने के इच्छुक लोगों का बैकग्राउंड देखेगी। कमेटी में 5 सीनियर लीडर्स होंगे। वैसे तो अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन इस कमेटी में संगठन के पदाधिकारियों के साथ कुछ प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब माननीयों यानी कि सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे राज्य सरकार वापस नहीं ले सकेगी, और अगर मुकदमे वापस होंगे भी तो हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद। ये खास रिपोर्ट देखिए। माननीयों की मनमानी पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी स्टेट हाई कोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाथुलापति वेंकट रमन्ना ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केसेस का चार्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केसों को दोबारा खोलने को भी कहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों और 403 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 44 सांसदों और 143 विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यूपी के 403 विधायकों में से भाजपा के 114 विधायक हैं, सपा के 14 विधायक, बसपा के 5 और कांग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक मामले शामिल दर्ज हैं। 2019 चुनाव की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 80 सांसदों में 44 नए सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से भाजपा के 35, बसपा के 5 और सपा के 2 सांसद शामिल हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के नेताओं की खाट खड़ी होना लगभग तय है, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश और भी ज्यादा तब अहम हो जाता है जब यूपी विधानसभा चुनाव बिल्कुल दहलीज पर हो। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने मेरठ जिले का दौरा किया। पुलिस लाइन पहुंचते ही डीजीपी मुकुल गोयल ने सलामी ली, जिसके बाद डीजीपी ने पुलिस लाइन में सभी 8 जनपदों के कप्तानों के साथ अपराध की समीक्षा करी है। तो वहीं 15 अगस्त को लेकर मेरठ और आसपास के जिलों में मुकुल गोयल ने हाल भी जाना और 15 अगस्त को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। राजधानी में करणी सेना भारत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अन्य सभी पार्टियों के लोगों से सवाल पूछा। अगर आप सवर्णों के वोट ले रहे हैं तो क्या आप की सरकार आने के बाद SC/ST एक्ट खत्म करेंगे? क्या विधानसभा में SC/ST विधेयक को पारित करेंगे? कि सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है आरक्षण के नाम पे, उनके टैलेंट को पीछे किया जा रहा है, क्या ऐसे चीजों को आप खत्म कर दोगे? मैं कई सवाल और पूछना चाहता हूं सरकार से। सरकार में आने वाले जो भी सरकार जिनकी बने, मैं सरकार से सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। राम मंदिर हमारे अपनों ने, हमारे पूर्वजों का मंदिर, उसमें एक भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में सदस्य नहीं बनाया गया। इसका पूर्ण रूप से विरोध करणी सेना कर रही है, और जब तक ये चीजें नहीं होंगी इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा। अमिटमेंट लाया जाए, संविधान में परिवर्तन किया जाए, SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए। अगर जब तक ये चीजें खत्म नहीं की जाती हैं, हम लोग रोड से लेके विधानसभा से लेके संसद भवन को घेरेंगे। ये चेतावनी है। सूबे का बाढ़ से बुरा हाल है, लेकिन सियासतदान है कि राजनीति करने से बाज नहीं आते। सीएम योगी के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वार किया है। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग अपने घरों में मुसीबत का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब बाढ़ आ जाती है, लोग डूबने लगते हैं, तब हेलीकॉप्टर लेकर उनका दर्शन करने निकल जाती है।
सरकार अगर समय रहते बाढ़ से बचने का योजना बनाती, हर वर्ष बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते। ऐसा लगता है कि बाढ़ राहत के नाम पर हर वर्ष की तरह सिर्फ घोटाला करने की योजना बनाती है सरकार। रामनगरी अयोध्या में 11 अगस्त से झूला मेला शुरू हो गया है। कोरोना के चलते इस साल ये झूला महोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला झुलाया जाएगा और गीत सुनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला चांदी के झूले में झूलेंगे। आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए चांदी का खास झूला तैयार करवाया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के अंदर रामलला के अस्थायी मंदिर में 498 वर्षों के बाद भगवान राम चांदी के झूले में झूला झूलेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी से भगवान श्री राम का झूला बनवाया है। प्रदेश के कई जिलों में जहां एक और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं इसका असर कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। इसको अवसर की तरह पार्टी के कई नेता ले भी रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रोड पर जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, तो पूर्व विधायक राम मगन रावत ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जहां जल भराव की समस्या का निस्तारण न होने से नाराज पूर्व सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा होकर जल भराव के फैले कीचड़ में धान की रोपाई करी है। इस दौरान भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए चौराहे को गड्ढा मुक्त सड़क का हिस्सा बताया। तो दुनिया के लिए आपदा है, लेकिन यहां पर अवसर विपक्षियों के लिए। राजनीति, सियासत सब कुछ साधी जा रही है। प्रदर्शन करते हुए सड़क पर धान की रोपाई की गई है। पूर्व विधायक ने अनोखा प्रदर्शन किया और इन तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त सड़क योजना का हिस्सा बताया है। पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और बागेश्वर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर तरफ जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं, 2 दर्जन जिलों के 600 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में हैं। बालू अड्डा में डायरिया से किशोर समेत 2 की मौत हो गई और 150 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद यहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बालू अड्डे की घटना को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी संख्या में घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी है। प्रदर्शन में सपा के नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित और रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने नगर आयुक्त अजय द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग करी है। मिसेस इंडिया वुमेन्स इंटीग्रेटेड कॉन्टेस्ट में आपको बता दें कि डिग्निटी कॉन्टेस्ट में अपना परचम लहराने वाली नेहा भट्ट देशमुख ने जनता टीवी से खास बातचीत करी और कहा कि शादी के बाद भी अपने सपनों को पंख दिया जा सकता है। देखिए खास बातचीत। जब खूबसूरती के साथ खूबियों का खुमार हो तभी सस्ता है मिस इंडिया का ताज। मेरे साथ इस वक्त मिस इंडिया नेहा भट्ट देशमुख जी है। मैं नेहा भट्ट देशमुख से बात करना चाहूंगी। नेहा जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं आपको बताऊं, अगर मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली तो ये मेरा बचपन का एक सपना ही था जो कि मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं जब छोटी थी तो एक आपको बताऊं, एक सॉन्ग आया था कि बनूंगी मैं मिस इंडिया, तो वो गाना मैं बहुत गाती थी क्योंकि मुझे ना छोटे से ही इस ग्लैमर इंडस्ट्री में वॉक में कैट वॉक में बहुत शौक था। बट वो चीजें उस टाइम पे नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि ये सपना पूरा करने के लिए कभी कोई एज तो होती नहीं है, आप कभी भी अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मिस नहीं तो मिसेज ही सही। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मिसेस इंडिया बनी हो और आपके परिवार का इसमें कितना सहयोग मिला है। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज
हमारा परिवार जो है ना, वो हमारे लिए पारिवारिक का काम नहीं बट एक बैकबोन का काम करता है, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि मिसेज होने का मतलब ये होता है कि आपको आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी देखनी है, आपको अपने घर की जिम्मेदारी भी देखनी है, और इन सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ करके आगे कर सकते हैं, आपको इनके साथ आगे बढ़ना है। तो इसके लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये आपने मिस इंडिया का, जो मिसेस इंडिया का आपने सोचा, इसका आपने कैसे ट्रेनिंग लिया? नहीं, फिर आपने कैसे इसकी तैयारी की ताकि आने वाली जो इस क्षेत्र में ग्लैमरस की दुनिया में अपनी भविष्य को संजोए हैं, जो इसके ख्वाहिश रखते हैं ग्लैमरस की दुनिया में, उन्हें क्या देना चाहते हैं कि मतलब क्या तैयारियां होनी चाहिए? देखिए, तैयारी सबसे पहले आपको अपने अंदर करनी बहुत जरूरी है कि आपको इसमें आगे बढ़ना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, इंटरनेट में तो इतनी सारी चीजें हैं ना आपके हेल्प करने के लिए कि आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने की या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको सपोर्ट करती है उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। बट मैंने किसी का नहीं लिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो अपने अंदर से तैयारी होनी बहुत जरूरी थी। तो मैंने पहले अपने आप को अंदर से अपने को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। तो इस ग्लैमरस दुनिया में आप गुरु किसको मानती हैं अपना? ग्लैमरस की दुनिया में मैं अपना गुरु तो होगा। देखिए, मैं जानती हूँ इसमें गुरु के बिना तो शिष्य कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस इंडस्ट्री में मैं अपना गुरु मानती हूँ सुष्मिता सेन को। आपने क्राउन हासिल कर लिया जी। क्राउन हासिल करने के बाद अब आपकी आगे की क्या योजना है? आगे की मेरी योजना ये है कि मैं जो भी मेरे जो कि मैरिड वुमेन्स हैं जो अपनी सारी ख्वाहिशों को छोड़ देती हैं आफ्टर मैरिज और बच्चों की जिम्मेदारी इन सब में आ जाती हैं, और फिर वो अपने ख्वाहिशों को, अपने सपनों को कहीं ना कहीं दबा देती हैं ये सोच करके कि अब उम्र खत्म हो चुकी है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को कभी भी अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपने सपने पे विश्वास रखती हैं, भरोसा रखती हैं, तो इन सब चीजों को हासिल करने के लिए कभी कोई उम्र की जरूरत नहीं है। यदि आपको फिल्मों में मौका मिलता है तो क्या सोचेंगे उसके लिए? फिल्मों में अगर मौका मिलता है तो मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे हस्बैंड पसंद करेंगे तो मैं जरूर करूंगी, बस मुझे पता है कि वो पसंद नहीं करते। ये आपका सबसे बड़ा संदेश है उन लेडीज के लिए जो शादी के बाद अपनी ख्वाहिशों को मार डालती हैं, वो ख्वाहिश को जीना नहीं चाहती, फिर अपने बच्चे को ख्वाहिश में एक ख्वाहिश ढूंढने लगती हैं। जी। कि खास संदेश आपको उनके लिए। साथ ही मेरा ये भी है कि आप महिलाओं के साथ इस समय आप अपराध देख रही हैं, तमाम सरकारी व्यवस्थाएं हैं, समान कानून व्यवस्थाएं हैं, लेकिन महिलाओं के साथ आए दिन अपराध हो रहा है। उसको आप कैसे देखती हैं? सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि अपराध थमे महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति देखिए, सरकार अपने एंड पे तो अपना काम करती है, बट बहुत सारी जगहों पे मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट इतना होना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो महिलाओं को इतना स्ट्रांग होना जरूरी है कि कोई अपराध उनके साथ ना हो सके। तो इसके लिए तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, हमें हमारा काम करना जरूरी है। संदेश क्या देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो आने का सोच रही हैं, जो भविष्य की ख्वाहिशें संजोई हैं, मैं इस क्षेत्र में जाऊंगी, उनके लिए क्या आखिरी में आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या सही रहेगा, लड़कियों के लिए खासकर? देखिए, मैं आप जो भी लड़कियां, जो भी औरतें, जो भी इन सब पैजेंट्स में आना चाहती हैं, मैं आप लोग को बस एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि आप पहले इन सब पैजेंट्स में जाने से पहले उनके बारे में अच्छे से समझिए, पढ़िए कि वो पैजेंट किस तरीके का है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैजेंट्स हैं जो कि बहुत सारे पैसे आपसे लेते हैं और उसके बाद में वो एक्सपेक्टेशन जो आपकी होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। प्लस आप इतने सारे सेविंग्स को लगा करके वहां पे पहुंचते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है ये देखना कि आप जिस पैजेंट में जा रहे हैं वहां से आपका कितना ग्रोथ है। जैसे कि ये वाले पैजेंट में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चार्जेस उन्होंने लिए, बाकी सब कुछ हमारे लिए फ्री था, मतलब कि उनकी तरफ से था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे तो बहुत सारे पैजेंट्स होते हैं, लेकिन पैजेंट्स में किस में आपको ग्रोथ मिलती है और कौन सा पैजेंट सेफ है, आपको वो देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जनता टीवी की ओर से। मेरे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बेबाकी से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जनता टीवी पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जया सिंह आशीष कश्यप के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख होगा देवभूमि का। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम के विरोध में 2 सालों से चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। बुधवार को केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर बोर्ड को भंग करने की मांग की। इसके अलावा पुरोहितों ने
चार धाम में सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। देवस्थानम बोर्ड का गठन हुए 2 साल का समय हो चुका है। जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। बीजेपी की जो ये निकम्मी सरकार है, जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने चारों धामों में जो देवस्थान बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश और मौसम बदलाव के बीच डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सैंपलिंग करने के बाद ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा भी बरकरार है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक डेंगू के लिहाज से नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सभी राजनीतिक दल भू कानून को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल ने भी भू कानून को लेकर सरकार के खिलाफ गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। यूकेडी के वरिष्ठ नेता लातापत हुसैन ने कहा कि सरकार को उत्तराखंड में भू कानून को लागू करना चाहिए ताकि बाहरी लोग उत्तराखंड में भूमि को खुर्द-बुर्द ना कर सकें। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।